गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने इकोनॉमिक्स में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर चल रहा था ये लागत वाला, लागत की अवधारणा। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने मौद्रिक, सामाजिक लागतें, अवसर लागत, लेखे के आधार पर व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें, ये कौन कौन सी लागतें क्या होती है, ठीक है। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागतें, इनका डायग्राम, औसत पर स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का डायग्राम, और हमने ये देखा था। उसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या है, ये हमने देखा। दीर्घकाल में किन दो लागतों का अध्ययन करेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत, और इनके डायग्राम हमने देखे थे। इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने थे, वो हम कर रहे हैं। कौन सी लागत समाज को उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करनी पड़ती है? वे कौन सी कॉस्ट है जो समाज परोक्ष रूप से वहन करता है उत्पादन के दौरान? उसे हम बोलते हैं सामाजिक लागतें, ठीक है। वास्तविक लागतें बोल दो, या सामाजिक या वास्तविक लागतें कहेंगे। कौन सा वक्र युवाकृति का नहीं होता है? युवाकृति का तो हमने देखे थे सारे लगभग युवाकृति के होते, लेकिन एक वक्र का नाम आया था, वो था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसकी आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के समान नहीं होती है। वे लागतें जो लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती उन्हें बोलते हैं कि अपना यथा स्पष्ट या अस्पष्ट लागतें। दो में से होगी, मौद्रिक और वास्तविक तो नहीं है। स्पष्ट लागतें रिकॉर्ड होती है, अस्पष्ट लागतें रिकॉर्ड नहीं होगी। आंसर होगा डी। कौन सा वक्र लिफाफा वक्र भी कहते हैं? तो अभी हम पढ़ के आए थे, दीर्घकालीन औसत लागत जो वक्र होता है उस वक्र को लिफाफा वक्र भी कहते हैं। तो दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग टर्म औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, आंसर होगा बी। उसके बाद यदि कुल लागत 200 रुपए है और वस्तु की उत्पादन मात्रा 20 इकाई, तो औसत लागत एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टीसी बट्टे क्यू, और टीसी बता रखा 200 को डिवाइड करेंगे अपन 20 से, तो अपना आएगा औसत लागत 10 का, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील लागतों का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन की मात्रा से है। उसके बाद स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं? एक होता है स्पष्ट, एक होता है अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें जो बता रखा है वे लागतें, स्पष्ट या व्यक्त लागतें बोलते हैं जो लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड होती है। वे लागतें होती है जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाते हैं, जैसे कच्चे माल पर वे ब्याज की अदायगी, मजदूरी का भुगतान। इसे व्यक्त लागतें हम लोग बोलते हैं, या स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। इसी का नाम है स्पष्ट और व्यक्त लागतें, इसी का नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत किसे कहते हैं? तो कोई भी फर्म अपने आउटपुट को, निर्गत को तैयार करने के लिए अपनी आगत इनपुट पर जो खर्चा करती है, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा में लागत। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिएगा कि कोई भी फर्म अपनी उत्पादन या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर कुछ भी व्यय करती है, उसे अर्थशास्त्र में लागत कहते हैं। सीमांत लागत का सूत्र लिखिए। सीमांत लागत किसे कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा टीसी बट्टे डेल्टा क्यू। कौन से वक्र की आकृति अति परवलयकार होती है? तो औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति, औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति अति परवलयकार होती है। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति अति परवलयकार होती है। परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत में कोई दो उदाहरण बताओ। स्थिर लागत में भवन का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, और अस्थिर लागत में कच्चा माल, कंजम्पशन, बिजली पानी का बिल, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। तो स्थिर लागतें वे लागतें जो फिक्स्ड रहती है, जो आपके उत्पादन पर या उत्पादन की मात्रा पर बढ़ाने घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर रहती है अपनी। जबकि परिवर्तनशील लागत पूर्ण रूप से उत्पादन पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में भेद कीजिए। वो ये स्पष्ट को व्यक्त लागतें जो व्यापार के लेखे के आधार पर दो भागों में बांट रखा है, व्यक्त और अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें वे लागतें होती है जो एक फर्म की लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती है, जैसे कच्चे माल पर वे ब्याज की अदायगी पर मजदूरी, इसका भुगतान। अव्यक्त लागतें वे लागतें होती है जो लेखे के हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती, जैसे उद्यमी के स्वयं का मूल्य, श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी, फर्नीचर, गाड़ी इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताया था। औसत लागत बढ़ती है, घटती है। सबसे पहले घटने की बात कर ले। औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे भी तेज गति से घटेगा। जब औसत लागत न्यूनतम होती है, सीमांत लागत इसे प्रतिच्छेद करेगा, और जहां प्रतिच्छेद होगा वहां दोनों का मान बराबर होगा। इस बिंदु के बाद जैसे ही औसत लागत बढ़ती है, सीमांत लागत उससे भी तेज गति से बढ़ेगा। इस संबंध के 3 पॉइंट दे रखें कि औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को हम इस प्रकार की, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होगा, यानी तेज गति से घटता है,
यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं पहले स्टेज में एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे, यानी औसत लागत ग्रेटर देन है और मार्जिनल लागत जो लेस देन है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है, यानी यहाँ पर देखो औसत लागत न्यूनतम है, सीमांत लागत औसत लागत वक्र को नीचे से काटेगी, वहां पर दोनों जहां काटते दोनों का मान बराबर। उसके बाद देखो ये वक्र तो ऊपर आ गया, यानी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई, एवरेज कॉस्ट नीचे हो गई। इस बिंदु के बाद जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत इससे तेज गति से बढ़ेगी, तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो ये संबंध हो गया डायग्राम के साथ। अवसर लागत किसे कहते हैं? अवसर लागत बता रखा है किसी भी अपने उत्पादन के साधन को अपने वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त धनराशि या वैकल्पिक आय के रूप में जो आप न्यूनतम खर्च करते हो, जो किसी अन्यंत्र जगह से मिल रहा है, तो वो डिफरेंस जो है वो आपकी अवसर लागत कहलाती है। जैसे यहां से देख सकते हो, किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है, जिसे वह अन्यंत्र सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। ये अवसर लागत की परिभाषा थी। उसके बाद आगे देखिए, या यहाँ पॉइंट नंबर 3 भी देख सकते हो, ये भी इसका आंसर है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए एक न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है, जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग के लिए अर्जित कर सकता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को समझाइए। तो बताया था कि औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है, और जब दीर्घकाल को दिखाते हो तो उसमें अल्पकालीन औसत लागत वक्र शामिल होते हैं। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के समूह से मिलकर बने होता है। जहां ये न्यूनतम होगी वहीं पर हम उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेंगे और अपनी लागत का निर्धारण करते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है और इनके ये समूह से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, लागत की अवधारणा को विस्तार पूर्वक समझिए। इसमें लागत की परिभाषा, कौन कौन सी लागतें हमने पढ़ी, सबके डिफाइन करना। ठीक है, अल्पकाल दीर्घकाल को लेकर निम्न तालिका को लागत की अवधारणा के सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये हमें कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले टीवीसी निकालना है। टीवीसी आता है कि इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा कि उत्पादन 0 है तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन ये जब तक 0 है तब वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं दिखती। फिर क्वांटिटी जो बता रखी है 1 है, फिक्स्ड कॉस्ट है 20, टोटल कॉस्ट है 30, तो 10 रुपए यहाँ पर टोटल कॉस्ट। फिर 38 और 20 का डिफरेंस 18, फिर 44 और इसका डिफरेंस 24, फिर 49 और इसका डिफरेंस 29, 53 और इसका डिफरेंस 33, और 59 और इसका 20 का डिफरेंस 39। ये तो आई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाली हमें पता है, इधर लिख दे। टी से इक्वल क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी बता रखा, टीसी बता रखा। अगर मैं टीसी में से लेस कर दूं टीएफसी, तो हमारे पास क्या आएगा, टीवीसी निकल के आता है। अब बात करते हैं एएफसी। एएफसी की क्या फॉर्मूला होता है, एएफसी बराबर टीएफसी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको डिवाइड कर दो, 0, फिर 20/2, 10, 20/3, 3 × 18, 66.667 मान लो, 5, 4, 20 में भाग देंगे 6 का, 33.33। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन क्यू। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है नहीं तो कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद 10/1, 10, 18/2, 9, 3, 24/3, 8, 29/4, 4 × 7 = 28, 7.25। उसके बाद 33/5, 6 मान लो, 6-7 मान लो, 36 और 6.5। ठीक है, फिर बात देखिए एवरेज कॉस्ट। या तो इसको डिवाइड कर दो इससे, TC/Q कर दो, या इन दोनों का प्लस कर दो, एक ही आंसर आना है। तो हम देखें, इसका कुछ नहीं, 0 आ गया, डेस लगा दो,
20 और 10 30, या 30/1 करोगे तब भी 30 आएगा। 38/2 करोगे तो अपना 19 आएगा, और वैसे भी 19 ही आ रहा है, इसका सब भी आएगा। 44/3 करोगे तो इसका सम ही आना है, हम टोटल ही कर दें इसका 6 14.67। फिर इसका देखें, फिर आगे देखें 7 5 और 7.25 का 12.25, 4 और 6.66 का 6 और 4 10 10.6, 3.33 और 6.5 का 9.83। मार्जिनल कॉस्ट देखें तो मार्जिनल कॉस्ट का होता है डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू। अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर टीसी में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में तो निकलेगा नहीं। 20 और 30 का डिफरेंस 10/1 10, 30 और 38 का डिफरेंस 8, और उधर 1 का डिफरेंस 8, उधर 1 का ही चल रहा है। 38 और 44 का डिफरेंस 6, 6/1 6, 49 और इसका डिफरेंस 5, और 53 और 49 का डिफरेंस 4, 53 और 49 का डिफरेंस 59 का डिफरेंस 6। तो ये अपनी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो अपना मेन था यही था। एक तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन कौन सी लागत है, लागत का क्वेश्चन जरूर आता है, उनकी आपसे पूछता है कि कौन सी मौद्रिक लागत, सामाजिक लागत या अवसर लागत में से एक परिभाषा आपसे पूछ सकता है, तो परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। व्यक्त लागत और अव्यक्त लागत की परिभाषा या इनको स्पष्ट या अस्पष्ट लागतें भी बोलते हैं, और इनकी दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। और अल्पकाल में कौन कौन सी लागतें होती है, डायग्राम जिनके बनते हैं सबके डायग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। और क्या होता है औसत, ये हाइपरबोला किसे कहते हैं, औसत स्थिर लागत को बोलते हैं, ठीक है। और औसत लागत, सीमांत लागत में विद डायग्राम परिभाषा इनकी। और दीर्घकाल में मेन जो है इनके डायग्राम आपको विशेषकर आने चाहिए कि किस तरीके से डायग्राम बनते हैं, किस पॉइंट पे उत्पादन लागत की और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है, ठीक है। मैंने ये सारे और आपको ये सारे क्वेश्चन जो करवा दिए, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये नोटबुक में आपका होमवर्क है, जितने क्वेश्चन करवा दिए सारे आपको करने हैं, केवल ये निबंधात्मक क्वेश्चन छोड़ देना है। न्यूमेरिकल ये एक है, सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको एक नोटबुक में करना है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।